हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो लेक्चर में। मैं संजय कुमार। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी प्रिज्म, ठीक है, प्रिज्म का कॉन्सेप्ट आज के इस वीडियो से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप कुमार मित्तल की बुक देखेंगे तो प्रिज्म जो है एक अलग चैप्टर के रूप में है, यानी प्रिज्म का एक अलग सा ही चैप्टर है और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, खास करके इसमें का आपका ये डेरिवेशन। तो आज की इस वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या डिस्कस की जाएंगी, सबसे पहले आप उसको ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिज्म की। किसकी बात करेंगे? प्रिज्म। प्रिज्म होता क्या है, ये काम कैसे करता है, ठीक है, इसके वर्किंग और इसके सारी चीज़ों के बारे में बहुत डीप में स्टडी करेंगे। इसके बाद पढ़ेंगे प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन, यानी प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन किस तरीके से होता है, इस घटना को जानेंगे। और सबसे जो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रिज्म कोण ए, ठीक है, और विचलन कोण और प्रिज्म का अपवर्तनांक, इन तीनों में क्या रिलेशन है? तो इन तीनों का यही रिलेशन है, ठीक है भाई, इन तीनों का यही रिलेशन है। अब रिलेशन चाहे आप संबंध समझ लो या फिर यहाँ पे व्यवहारिक वाला रिलेशन समझो या फिर जो है आप इनका जो भी हो, ठीक है, ये समझ लो। तो चलिए सबसे पहले हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, प्रिज्म, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग बनाइए प्रिज्म। सबसे पहले समझेंगे प्रिज्म होता क्या है। तो देखो स्टूडेंट, एक बात और मैं रियलाइज़ करा दूं कि यहाँ पे रटने के पर्पज़ से बिल्कुल भी मत आइए। यहाँ पे जो कुछ भी हम आपको सिखाएंगे बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेस रहेगा, ठीक है, और एक एक चीज़ यानी हर एक टॉपिक आपके बिल्कुल दिमाग में उतर जाएगा, बस आप वीडियो ध्यान से देखते जाइए। तो अगर आप वीडियो ध्यान से नहीं देखेंगे तो फिर वीडियो का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, आपको चीज़ें जो है उतनी बेटर नहीं समझ में आएंगी जितना हम आपको समझाना चाह रहे हैं। तो आप लोग प्लीज़ कंसंट्रेट होकर वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ठीक है। हर एक चीज़, हर एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बिल्कुल A to Z छप जाएगा। चलिए देखते हैं प्रिज्म। तो प्रिज्म की अगर हम बात करें तो प्रिज्म जो है हमारा किसी कोण पर, अगर देखो इसकी बात करें यानी BACD, यानी ये एक आपका क्या समतल पृष्ठ है, ये भी आपका समतल पृष्ठ है, ये दोनों समतल पृष्ठ क्या है, एक दूसरे से किसी न किसी कोण पर झुके हुए हैं। तो प्रिज्म की जो परिभाषा निकल रही है, प्रिज्म की परिभाषा हमारी यहीं से बन रही है कि प्रिज्म जो है किसी दो समतल पृष्ठ द्वारा किसी कोण पर झुके हुए समांग पारदर्शी माध्यम क्या कहलाता? प्रिज्म कहलाता। ध्यान से समझो, फिर से समझो, दोबारा समझो। किसी कोण पर दो समतल पृष्ठ, ठीक है, किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों द्वारा बने हुए समांग पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी कोण पर दो समतल पृष्ठों द्वारा घिरे हुए समांग पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। डेफिनेशन क्लियर हो गई हो तो नोट डाउन कर लीजिए, हम राइट कर दे रहे हैं, ठीक है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, तो देखिए डेफिनेशन मैंने यहाँ पे राइट कर दिया है, आप लोग आराम से समझ सकते हैं कि किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों द्वारा घिरा हुआ समांग पारदर्शी माध्यम प्रिज्म कहलाता है, ठीक है। तो प्रिज्म की डेफिनेशन क्लियर हुई। अच्छा, प्रिज्म से संबंधित कुछ और बेसिक चीज़ें हैं जो कि हालांकि आप लोग जो है क्लास 10th में पढ़ते आए हैं। अगर बाय द वे किसी ने हमारी क्लास 10th की भी अगर वीडियो देखी होगी प्रिज्म वाला, तो वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें जो हमने यहाँ पे लिख रखा है इसको अच्छे से डिस्कस किया था, ठीक है। तो अच्छा, डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा कल के वीडियो का कमेंट्स ले लेते हैं। तो कल के वीडियो में कमेंट्स जो है काफ़ी ठीक थे। तो हालाँकि आप लोगों ने कहा कि सर हम आपकी बातों का बुरा नहीं मानते, तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, ठीक है, मानना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो भी कुछ हम आप लोगों को बोलेंगे वो आपके बिल्कुल भले के लिए ही होगा, ठीक है, यानी वो हमारी बातें आपको बिल्कुल फ़ायदा ही देंगी, हमारी बातें आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। तो जो कुछ भी बोलते हैं बहुत सोच समझ के बोलते हैं, आपके फ़ायदे के लिए। चलिए ठीक है। हाँ, हालांकि थोड़ा एक कमेंट और था कि क्वालिटी को इम्प्रूव करने की, तो क्वालिटी इम्प्रूव करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब फ़ोन मेरा जो है वो काफ़ी पुराना हो चुका है, बहुत दिनों से फ़ोन अब थोड़ा सा क्या हो गया कि रिटायरमेंट के कगार पे है। फ़ोन कह रहा है कि हमको रिटायर कर दो और नया फ़ोन लो। तो बहुत जल्द, मान के चलो एक आध हफ्ते में कोशिश यही रहेगी कि जो है हम क्वालिटी इम्प्रूव कर दें, यानी फ़ोन जो है चेंज कर दें। या एक कोशिश और जारी है, आप लोगों को जानकर बहुत खुशी होगी कि डिजिटल बोर्ड की कोशिश की जा रही है कि 1 अक्टूबर से आपको सारे वीडियोज़ जो हैं वो डिजिटल बोर्ड पर मिलें। तो डिजिटल बोर्ड पर जब चीज़ें आपको मिलने लगेंगी तो वहाँ पे
आपको सारी चीज़ें समझना और आसान हो जाएगा। अब सोचोगे ये कैसे सर, बोर्ड पे चीज़ें हम समझ रहे हैं, डिजिटल बोर्ड पे और आसान हो जाएगा, वो कैसे? देखो, डिजिटल बोर्ड पे चीज़ें समझना इसलिए आसान हो जाएगा कि वहाँ पे जैसे बोर्ड पे है तो 3D फिगर उतना क्लियरली आपको डिस्कस नहीं कराया जा सकता, ठीक है। 3D फिगर जो है बोर्ड पे उतना क्लियर डिस्कस नहीं, लेकिन जब स्मार्ट बोर्ड आपका आ जाएगा तो उसमें बिल्कुल सारी चीज़ें, चाहे आपका फिगर 3D का हो या 2D का हो, एकदम मज़े से समझ में आएगा, एकदम आसानी से समझ में आएगा। तो बस आप लोग इसी तरीके से सपोर्ट अपना बनाए रखिए और मैक्सिमम वीडियो पर जितना अधिक से अधिक हो सके लाइक किया कीजिए। और हमारे आज के इस वीडियो का टारगेट है 200 लाइक, तो 200 लाइक जो है आप लोग पहुँचा के ही छोड़िएगा, चाहे जैसे, ठीक है। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को और समझ लिया जाए प्रिज्म से रिलेटेड। सबसे पहली बात होती है अपवर्तक पृष्ठ। किसकी? अपवर्तक पृष्ठ होता क्यों? क्योंकि जब प्रिज्म का अपवर्तन हम पढ़ेंगे तो बार बार अपवर्तक पृष्ठ वर्ड आएगा, तो इसके बारे में अगर पहले से जानते रहेंगे तो बेटर होगा। तो चलिए समझ लेते हैं अपवर्तक पृष्ठ होता क्या है। तो जिस समतल पृष्ठ से प्रकाश का अपवर्तन होता है उसे हम कहते हैं अपवर्तक पृष्ठ, यानी रिफ्रैक्टिंग सरफेस। रिफ्रैक्टिंग सरफेस का मतलब यानी जिस सरफेस से प्रकाश का रिफ्लेक्शन होता है वही हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहलाता है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे तो देखिए हमने जो है एक भाई कागज़ का प्रिज्म बनाया है आप लोगों को समझाने के लिए, ताकि आप लोगों को बेहतर समझ में आए। तो जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है, एक प्रिज्म है, ठीक है। अब अगर कोई प्रकाश किरण इस सरफेस पर आके पड़ रही तो इस सरफेस से इसका रिफ्लेक्शन होगा, तो यानी ये सरफेस जो है हमारा क्या कहलाया जाएगा? अपवर्तक पृष्ठ कहलाएगा। यानी ये और ये दोनों सरफेस आपके रिफ्रैक्शन में काम कर रहे हैं ना, तो ये जो है हमारा क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहलाएगा, यानी अपवर्तक पृष्ठ कहलाएगा, ठीक है। तो अपवर्तक पृष्ठ हमारा कौन सा हुआ? ये हो गया हमारा अपवर्तक पृष्ठ। क्लियर हुआ स्टूडेंट? नहीं क्लियर हुआ हो तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स का यूज करो और पूछो सर जी नहीं क्लियर हुआ, एक बार और बताइए, तो एक बार और बताएंगे, ठीक है। चलो, तो क्लियर हुआ अपवर्तक पृष्ठ क्या है? प्रिज्म कोण। प्रिज्म कोण क्या है? तो प्रिज्म कोण का मतलब हमारे ये जो दोनों प्लेन है, यानी जो हमारी ये अपवर्तक पृष्ठ है, या इसको यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? दो समतल पृष्ठ। तो दो समतल पृष्ठ जिस कोण पर झुके हुए होते हैं वही हमारा क्या कहलाता है? प्रिज्म कोण कहलाता। अब अगर हम इस सरफेस की बात करें और इस सरफेस की बात करें तो ये सरफेस दोनों एक दूसरे से देखो इस कोण पर झुके हुए हैं, तो यानी ये कोण हमारा क्या कहलाएगा? प्रिज्म कोण कहलाएगा। ये रहा आपका, ठीक है। तो यानी इस सरफेस की बात कर रहे हैं, ये सरफेस ये है, ये सरफेस ये है, ये दोनों देखो एक दूसरे से कितना एंगल पर झुके हुए हैं? इस एंगल पर झुके हुए हैं, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? प्रिज्म कोण कहलाएगा। यानी अपवर्तक पृष्ठों के मध्य, एक अपवर्तक पृष्ठ आपका ये, एक ये, अपवर्तक पृष्ठों के मध्य बना हुआ कोण क्या कहलाता है? प्रिज्म कोण कहलाता है। ये आपका प्रिज्म कोण हो गया। ठीक, प्रिज्म कोण। चलिए अगली बात करते हैं, अपवर्तक कोण यानी रिफ्रैक्टिंग एज क्या है? रिफ्रैक्टिंग एज, तो दोनों अपवर्तक पृष्ठ, एक ये, दोनों अपवर्तक पृष्ठ का जो कोण है, यानी दोनों अपवर्तक पृष्ठ जहां एक दूसरे से मिल रहे हैं वही हमारा क्या कहलाता है? अपवर्तक कोण, यानी रिफ्रैक्टिंग एज कहलाता है। जैसे ये अपवर्तक पृष्ठ, ये अपवर्तक पृष्ठ कहाँ मिल रहे हैं? ये, तो ये जो एज होगा, यानी ये जो किनारा है, ये आपका कहलाएगा रिफ्रैक्टिंग एज, यानी कि अपवर्तक कोण। ये जो डॉटेड लाइन आपको दिखाई दे रही यही है अपवर्तक कोण। अपवर्तक कोण। तो स्टूडेंट चीज़ें जो है अगर आपको बेहतर समझ में आ रही हैं तो कमेंट में बोलिए सर चीज़ें हमको बेहतर समझ में आ रही हैं। अगर कहीं कोई डाउट हो तो भी बताइए, हम बिल्कुल आपकी डाउट्स को क्लियर करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, बेस ऑफ प्रिज्म। प्रिज्म का बेस क्या है? तो प्रिज्म का यानी अपवर्तक कोण के ठीक सामने वाले पृष्ठ को हम क्या कहते हैं? प्रिज्म का आधार कहते हैं। जैसे देखो अपवर्तक पृष्ठ है, ये हमारा ये और ये दोनों अपवर्तक पृष्ठ है, तो इसके सामने यानी इन दोनों के ठीक सामने क्या होगा? इसके अगर हम पीछे की बात करें यही है इसके ठीक सामने, तो यही आपके क्या हो जाएगा? प्रिज्म का आधार। यानी अपवर्तक पृष्ठ के ठीक सामने, इसके और इसके ठीक सामने कौन है? ये। तो अपवर्तक पृष्ठ के ठीक सामने, या ऐसे कह सकते हो अपवर्तक कोण, यानी ये आपका अपवर्तक कोण है, ये देखो, और इसके ठीक सामने ये
ये पृष्ठ है, तो यही पृष्ठ हमारा क्या कहलाता है, प्रिज्म का आधार कहलाता है। मुख्य परिच्छेद, मुख्य परिच्छेद, तो मुख्य परिच्छेद क्या चीज है भाई, ध्यान से समझो, लास्ट वाला प्रिंसिपल सेक्शन, ये क्लियर हुआ, बेस ऑफ प्रिज्म। तो प्रिंसिपल सेक्शन की अगर हम बात करें यानी मुख्य परिच्छेद की बात करें, ठीक है, तो अपवर्तक पृष्ठ ये रहा और ये दोनों हमारे अपवर्तक पृष्ठ, या कह सकते हो अपवर्तक कोर। इस अपवर्तक पृष्ठ को लंबवत काटने वाला सेक्शन हमारा क्या कहलाता है, मुख्य परिच्छेद कहलाता है। यानी इसको अगर हम ऐसे लंबवत काट दें, ऐसे लंबवत काट दें, चलो मान लो हम नीचे से ऐसे काट दे रहे हैं, तो ये सेक्शन जो हमारा मिल रहा है, ये सेक्शन या ऊपर का जो सेक्शन मिल रहा है, ऊपर कौन सा सेक्शन मिल रहा है, ABC, यही हमारा क्या कहलाएगा, मुख्य परिच्छेद कहलाएगा। ठीक है, तो मुख्य परिच्छेद क्या हो गया, यहाँ हम बना देते हैं फिगर, ये आपका A था, ये V था, ये C था, यही क्या हो गया, मुख्य परिच्छेद हो गया, मुख्य परिच्छेद। ठीक है, तो इतनी बातें प्रिज्म से रिलेटेड जो सारी चीजें थी, सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। अगर यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है तो अब हम बढ़ते हैं आपके मेन टॉपिक पर, प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, अब इस टॉपिक पर हम बढ़ रहे हैं। अगर यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है तो अच्छी बात है, अगर कोई डाउट हो तो बिल्कुल आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो चलिए इसको हम मिटाते हैं और फिर बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो मेरे प्यारे बच्चों, हेडिंग लगाओ, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर पूरी प्रिज्म का फिगर नहीं ड्रा करा जाएगा। ठीक है, क्या किया जाएगा, पूरी प्रिज्म का जो फिगर है वो ड्रा नहीं किया जाएगा, सिर्फ हम लेकर चलेंगे क्या, मुख्य परिच्छेद। हालांकि मेरी तबीयत आज थोड़ी सी गड़बड़ है, ठीक है, सर्दी है, इस वजह से शायद वॉइस में कुछ चेंजेज आपको देखने को मिल रहा होगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े आप लोगों को। तो देखिए, ये हमारा क्या, मुख्य परिच्छेद है। ठीक है, ये प्रिज्म का क्या है, मुख्य परिच्छेद। इसी के द्वारा हम अपवर्तन की घटना को समझेंगे, पूरी फिगर ड्रा करेंगे तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होगा और चीज़ें समझ में बिल्कुल अच्छे से नहीं आएंगी। तो चलिए, ये हमारा मुख्य परिच्छेद है, इसको हमने मान लिया अपवर्तक पृष्ठ। यहाँ पे कोई प्रकाश किरण, इस तरीके से कोई प्रकाश किरण हमारा PQ, यहाँ पर प्रकाश किरण कोई आपतित हुई इस बिंदु पर। ठीक है, अब इस बिंदु पर एक प्रकाश किरण आई, तो अपवर्तन के पश्चात यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा माध्यम क्या है, अलग माध्यम है, इसके अंदर अलग माध्यम है, इसके बाहर भी, यानी बाहर दोनों सेम माध्यम है, अंदर अलग है। तो ये हमारा प्रिज्म जो है बेसिकली कांच का होता है। अंदर जो माध्यम हमारा क्या है, कांच है, बाहर क्या है, हवा। तो हवा से प्रकाश किरण कहाँ एंट्री मार रही है, कांच में, यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम में एंट्री मार रही है। तो विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में एंट्री मारोगे तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, प्रकाश किरण सीधे ना जाकर क्या होगी, अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। तो अब यहाँ पर अभिलंब ड्रा कर लेते हैं, ये रहा बिंदु, इस बिंदु पर प्रकाश किरण आके गिर रही है, तो इस बिंदु पर अब हम एक अभिलंब ड्रा कर लेते हैं। तो इस बिंदु पर नॉर्मल खींच लेते हैं। तो चलिए, यही ना होगा नॉर्मल इस बिंदु पर, तो ऐसे हमने इस बिंदु पर नॉर्मल ड्रा कर लिया। ठीक है, नॉर्मल का मतलब होता है यानी जो ये आपकी लाइन है AB, इस पे बिल्कुल 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखा, तो ये आप प्रकार से नाप सकते हैं। हालांकि ये लाइन थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है, लेकिन फिलहाल आप लोग जो है स्केल लेके करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। अब ये प्रकाश किरण जाना तो चाहिए ऐसे सीधे, लेकिन अब सीधे ना जाकर क्या, और अभिलंब की तरफ झुक जा रहा है, यानी ऐसे जा रहा है। ठीक है, अभिलंब की तरफ क्या हो जा रहा है, झुक जा रहा है। अब यहाँ पर पहुंचा, तो यहाँ पर पहुंचने के बाद फिर बाहर निकलेगा, तो फिर यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम में एंट्री मार रहा, और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में एंट्री मारेगा तो फिर क्या होगा, अभिलंब से दूर हटेगा। अब इस बिंदु पर एक अभिलंब खींचो, तो इस बिंदु पर अभिलंब खींचने के लिए ये 90 अंश वाली लाइन यही ना होगी, तो इस बिंदु पर हम अभिलंब खींच लेते हैं। ठीक है, तो चलिए इस बिंदु पर जो है सीधा सीधा ये हमने अभिलंब खींच लिया। अब ये प्रकाश किरण क्या करेगी, इसको जाना तो चाहिए ऐसे सीधे, लेकिन अब सीधे ना जाकर अभिलंब से दूर हटेगी, इधर मुड़ेगी तो पास हो जाएगा, इधर हटेगी तो दूर, यानी अब ये प्रकाश किरण क्या होगी, अपवर्तन के पश्चात अभिलंब से दूर हटी, यानी ये इस तरीके से आपकी प्रकाश किरण चली गई। तो प्रिज्म के अंदर
प्रकाश किरण का प्रकाशीय पथ कैसे देखने को मिल रहा? PQRS, ये आपके प्रकाश किरण का प्रकाशीय पथ है। ये आपके क्या है? प्रकाश किरण के प्रकाशीय पथ है। लेकिन अगर इस प्रकाश किरण को हम पीछे बढ़ाएं तो ये प्रकाश किरण एक दूसरे से कहीं पर मीट करेंगे, कहीं पर मिलेंगे। तो जहां पर मिलेंगे वहीं हमारा क्या कहलाएगा? एक एंगल बनेगा, किसी न किसी एंगल पर बनेगा। ठीक है, तो चलो पीछे मुड़ा के इसको देख लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, इसको भी पीछे खींचो। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा, आप लोग बिल्कुल सीधा खींचने की कोशिश कीजिएगा स्केल रख के। चलिए इस बार कुछ सीधा बना हद तक। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो हमारी क्या है? आपतित प्रकाश किरण है, और ये क्या है? निर्गत प्रकाश किरण। तो आपतित प्रकाश किरण और निर्गत प्रकाश किरण को हम पीछे बढ़ा रहे हैं, तो इसके बीच एक हमको क्या मिल रहा? एंगल बन रहा। तो यानी आपतित प्रकाश किरण और निर्गत प्रकाश किरण के बीच में जो कोण बनता है ये हमारा विचलन कोण होता है। इसको डेल्टा m से डिनोट करते हैं। ये हमारा क्या कहलाता है? विचलन कोण। विचलन, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? विचलन कोण हो गया। इतनी बात अगर आपको समझ में आई हो तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, ये आपका अभिलंब, ये आपकी क्या है? आपतित प्रकाश किरण। तो अभिलंब और आपतित प्रकाश किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं? आपतन कोण I। और अभिलंब तथा अपवर्तित प्रकाश किरण, तो ये आपका अभिलंब है, ये आपकी अपवर्तित प्रकाश किरण है। इसके बीच में जो कोण बन रहा है ये क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्टिंग एंगल R हो गया। ठीक है, अब ये प्रकाश किरण, ये अभिलंब, ये प्रकाश किरण इस पृष्ठ के लिए, पृष्ठ AC पृष्ठ के लिए क्या कर रही है? ये किरण आपतित किरण का काम कर रही है। क्या कर रही है? इस पृष्ठ पर ये प्रकाश किरण आके पड़ रही, तो अन्य प्रकाश किरण आके पड़ रही तो मतलब आपतित किरण हुई। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है वो आपतन कोण कहलाता है, और इसको मान लेता हूं कितना है? R' है। ठीक है, तो आपतन कोण का मान अगर R' है, अब ये रहा आपका अभिलंब और ये रहा आपका अपवर्तित किरण, इसके बीच में एक कोण बनेगा, उसको हम लोग बोलते हैं अपवर्तन कोण। तो अपवर्तन कोण कितना है? यहां मान लिया हमने I'। कितना मान लिया? I' मान लिया। ठीक है, तो और जो हमारा विचलन कोण मिला वो कितना है? कितना मिला? डेल्टा m। विचलन कोण को हम किससे डिनोट करते हैं? डेल्टा m। अब इन दोनों को भी मिला दो तो कहाँ मिलेंगे? ये दोनों एक दूसरे से इस पॉइंट पर मिल रहे हैं, इसको बना लो O। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से पॉइंट O पर मिल रहे हैं। यहाँ तक की बात आपको एकदम से क्लियर हो गई है। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, तो प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन किस तरीके से होता है, सारी चीजें बिल्कुल स्पष्टली दिख रही हैं, क्लियरली। क्या है कि कोई भी प्रकाश किरण, ये हमारी प्रकाश किरण PQ है, इस बिंदु पर आपतित हुई, तो जिस बिंदु पर आपतित होती है वहां पे हम एक अभिलंब खींचते हैं। अभिलंब खींचने के बाद हम जो पीछे चीजें पढ़ते आए हैं कि प्रकाश किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। हालांकि प्रकाश किरण को जाना तो सीधे चाहिए यानी डॉटेड लाइन पे, लेकिन ये क्या हुई? झुक गई, अभिलंब की तरफ मुड़ गई। तो अभिलंब की तरफ झुक गई तो यानी इस रास्ते पे चली गई, Q से R वाले पे। अब ये प्रकाश किरण इस पृष्ठ के लिए फिर क्या कर रही है? आपतित प्रकाश किरण का काम कर रही है। आपतित प्रकाश किरण का जब काम कर रही है तो इस बिंदु पर फिर एक अभिलंब ड्रा किया जाएगा, यानी अभिलंब खींचा गया। तो अभिलंब खींचने के बाद ये प्रकाश किरण क्या देखने को मिल रही है कि अभिलंब से दूर हटती है, यानी यहाँ माध्यम सघन, यहाँ विरल है, तो सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट गई। ये इतनी चीजें क्लियर हो गई। ठीक है, तो लिखो, क्या लिखोगे विचलन कोण की परिभाषा? कि आपतित किरण और निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर, या कह सकते हो आपतित किरण और निर्गत किरण के मध्य बना कोण विचलन कोण कहलाता है। तो ये पीछे बढ़ाया गया तो मान लेते हैं किसी पॉइंट पर मिल रहे हैं, कोई पॉइंट नाम दे दो U। ठीक है, और PQRS, इसको नाम दे दो TUV। ठीक है, TUV। भाई इसको हमने आगे बढ़ाया तो ये T हो गया, इसको पीछे बढ़ाया तो ये आपका क्या हो गया? V हो गया। यहाँ पे जहाँ एक दूसरे से मिल रही है इसको U नाम दे देते हैं। ठीक है, तो TUR, तो आपका विचलन कोण क्या बन गया? TUR। तो ये आपका विचलन कोण है। तो विचलन कोण यानी थी डेल्टा m इक्वल टू कितना? कोण TUR। ठीक है, कोण TUR, ये आपका विचलन कोण है। तो
अब लगाइए हेडिंग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्रिज्म का विचलन कोण, प्रिज्म कोण और अपवर्तनांक में संबंध, यानी म्यू इक्वल टू, जो अभी यहाँ लिखा गया था, म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू डिवाइडेड बाई साइन ये बाई 2। ये चीज़ आपका निकलेगा स्नेल के नियम से। तो पूरे प्रकाश के अपवर्तन के केस में स्नेल का नियम आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है, ठीक है। आप चाह कर भी उससे पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं। तो ध्यान से समझिए, पीछा कहाँ छुड़ाइए, उससे अच्छा है उसको थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। तो चलिए हेडिंग लगाइए, प्रिज्म कोण, ठीक है, और न्यूनतम विचलन कोण और अपवर्तनांक में संबंध। तो चलिए हेडिंग पड़ गया हमारा, प्रिज्म कोण, अपवर्तनांक और न्यूनतम विचलन कोण में संबंध, ठीक है। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिए कि ये जो हमने यहाँ पे विचलन कोण लिया है, विचलन कोण को जो हम लोग डेल्टा एम कब लिखते हैं, जब ये न्यूनतम विचलन की स्थिति में होता है तो डेल्टा एम डिनोट करते हैं, अदरवाइज इसको हम लोग क्या लिखते हैं, डेल्टा ही लिखते हैं, ठीक है। इसको हम डेल्टा से डिनोट कर रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डेल्टा से डिनोट कर रहे हैं। डेल्टा एम आप कब लिखोगे, जब यहाँ पे आप एक्स्ट्रा लाइन आप जोड़ोगे कि न्यूनतम विचलन की स्थिति में डेल्टा इक्वल टू डेल्टा एम, ठीक है। चलिए यहाँ पे ध्यान देते हैं, ये देखो आपका यू क्यू आर, ये एक आपका छोटा सा त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज यू क्यू आर में, ठीक है। ये आपका त्रिभुज बन रहा है इस तरीके से, ये डॉट डॉट वाली लाइन है, ठीक है, ये लाइन है और ये लाइन है, ठीक है। ये आपका u है, ये q है और ये r है। यहाँ पे देख रहे हैं कोई कोण बन रहा है, कितना बन रहा है ये नहीं पता, बता रहे हैं कितना बन रहा है, ध्यान से देखिएगा, ये कोण बन रहा है। यहाँ पे एक कोण आपका बन रहा है डेल्टा, ये आपके त्रिभुज का बाहर का कोण है। तो यानी त्रिभुज की प्रॉपर्टी होती है, यानी बहिष्कोण का मान, यानी कोण आपके डेल्टा का मान, ठीक है। डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंदर दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। तो अंदर कौन सा कोण बन रहा है, यू क्यू आर, कोण यू क्यू आर प्लस यू आर क्यू, यू आर क्यू, ये बन रहा है ना। अब देखो इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये देखो अगर हम ध्यान से देखें, ठीक है, अगर हम क्या करें, ध्यान से देखें तो यहां पे ये कोण आपका कितना बन रहा है, आर बन रहा है, कितना बन रहा है, आर बन रहा है, और ये कितना बन रहा है, आर डैश बन रहा है। तो ये कोण हमारा कितना होगा, इसी पे हमें क्या करनी है, चर्चा करनी है इस बात पे। अगर देखो ये कोण आपका आई है, ये कोण आपका क्या है, आई है, तो शीर्षाभिमुख की प्रॉपर्टी की वजह से, जैसे मान लो ये कोई किरण है, ये किरण है, यहां पे कोण आई बन रहा है, तो ये कोण भी हमारा आई होगा। कौन सी प्रॉपर्टी, शीर्षाभिमुख की प्रॉपर्टी, ठीक है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे ध्यान दो, ये कोण आपका आई बन रहा है, तो इसके ठीक सामने कौन सा कोण है, ये पूरा कोण है, ये पूरा कोण है, ये पूरा कोण भी आपका क्या होगा, आई होगा। पूरा कोण आपका कितना होगा, आई होगा कि नहीं होगा, क्लियर हो रहा है। अब भाई ज़्यादा इसमें हम नहीं लिख सकते फिगर में ना, नहीं तो फिगर गंदा हो जाएगा और चीज़ें आपको और नहीं समझ में आएंगी। तो देखिए बस ध्यान से कॉन्सेप्ट समझिए, शीर्षाभिमुख की प्रॉपर्टी की वजह से ये कोण अगर आपका आई है तो ये पूरा कोण आई हो गया। तो जब पूरा कोण आपका आई हो गया और नीचे ये इतना कोण स्मॉल आर है, तो ये बचा हुआ कोण कितना होगा भैया, तो ये बचा हुआ आई माइनस आर हुआ ना। तो यानी इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, आई माइनस आर, कोण आई माइनस आर प्लस, ठीक इसी तरीके से यहाँ पे आ जाओ, ये भाई साहब है आई डैश, तो ये पूरे भाई साहब क्या हो गए, आई डैश। अब इन भाई साहब में से ये इनके इतने छोटे भाई अपना राशन पानी लेके अलग हो गए, तो बचा कितना, पूरे में से यानी आई डैश में से आर डैश घटा दो, ये इतना हमारा मिल गया, ठीक है। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, आई डैश माइनस आर डैश, तो कोण आई डैश माइनस आर डैश। अच्छा हम वहाँ पे यू वाला आर बनाए हैं, यहाँ पे दूसरा बना दिए ना, दिक्कत हो रहा है, चलो वही बना देते हैं, लो वही वाला बना दिए, ठीक। अब तो नहीं दिक्कत, ये समझ रहे हो ना कैसे हो रहा। ये देखो ये इतना आई डैश है, तो शीर्षाभिमुख की प्रॉपर्टी की वजह से ये पूरा हमारा आई डैश हो गया। अब आई डैश में से आर डैश निकल गया, तो ये इतना कितना बचा, आई डैश माइनस आर डैश ना,
यहाँ तक बात क्लियर हो गई। चलो इसको बना लो समीकरण नंबर 1, यानी डेल्टा इजकल टू हमको क्या मिल गया, आई माइनस आर प्लस आई डैश माइनस आर डैश, या इसको ऐसे कर लो आई प्लस आई डैश और माइनस आर, बार बार आदत बन जा रही वो वाला आर लिखने की, आर प्लस आर डैश। ठीक है, समीकरण नंबर बना लो 1 धीरे से, किसी को पता ना चले। ये आपका डेल्टा इजकल टू हो गया। अब आ जाओ भैया, अब अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास ए क्यू ओ आर एक चतुर्भुज बन रहा है। ठीक है, तो क्या लिखोगे, ए चतुर्भुज की प्रॉपर्टी बना दे रहे हैं, तो चतुर्भुज ए क्यू ओ आर में, हाँ ये खींचा गया आपका अभिलंब, ये क्या है, खींचा गया अभिलंब, यानी ये कोण कितने अंश का होगा, 90 अंश का। ये कोण कितने अंश का होगा, 90 अंश का। तो 90 90 कितना हो गया, 180। तो आपका बचा कितना, कोण ए और कोण ओ, तो कोण ए प्लस कोण ओ बराबर कितना हो गया, 180 अंश ना। यही तो बात हुई भाई, जब दो मिलके अकेले 180 हो जा रहे हैं तो भाई जो दो बच रहे हैं वो भी तो 180 होंगे, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का सम कितना होता है, 360 होता है। अब अगर ध्यान से देखो तो हमने कहा ये आपके अभिलंब, यानी जो नीली रंग से खींची गई है ये आपका अभिलंब है, ये कोण आपका 90 अंश का। तो ये 90 अंश है तो अंदर भी 90 अंश होगा, तो यानी ये 90 अंश है, यो 90 अंश है। ठीक है, तो 90 यो 90, यानी 90 90 मिलकर 180 हो गए। तो चतुर्भुज के चारों कोण मिलकर 360 होते हैं, दो अकेले 180 हो गए, तो बाकी जो दो बच रहा है कोण ए और कोण ओ, ये भी तो 180 होगा। तो क्या मिलेगा हमको, कोण ए प्लस कोण ओ बराबर 180 अंश। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 2 हो गया। अब यहां पे जरा ओ को चेक करते हैं। तो जो ये ओ वाले भाई साहब हैं ये किस में आ रहे हैं, ओ क्यू आर। ये अगर हम एक त्रिभुज लें ओ क्यू आर, ध्यान दो ओ क्यू आर, ये एक त्रिभुज बन रहा है, बना लेते हैं त्रिभुज ओ क्यू आर में। त्रिभुज के तीनों कोण, कोण ओ प्लस दूसरा का कौन है आर प्लस तीसरा का कौन है आर डैश, बराबर कितने हो गए 180 अंश। कितने हो गए 180 अंश। तो कोण ओ बराबर कितना हो गया आपका 180 में से इसको हम क्या करें घटा दें, या इसको बना लो समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 3। यहां तक चीजें क्लियर हो गई। चलो भाई क्लियर हो गई तो अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। लिखो न्यूनतम विचलन की स्थिति में, न्यूनतम विचलन की स्थिति में, विचलन की स्थिति में, तो न्यूनतम विचलन की स्थिति में डेल्टा इजकल टू क्या हो जाएगा डेल्टा एम, और आई बराबर होता है आई डैश के, ठीक है, कामा आर बराबर हो जाएगा आपके आर डैश के। ये कब न्यूनतम विचलन की स्थिति में। तो अच्छा न्यूनतम विचलन की स्थिति में ये बराबर कैसे हो जाते हैं, हम तो चुपचाप कह के निकल लिए न्यूनतम विचलन की स्थिति में ये चीजें बराबर हो गई। ठीक है, मैक्सिमम लोग स्कूल कोचिंग और यूट्यूब चैनल हर जगह लोग यही कह के निकल लेते हैं, न्यूनतम विचलन की स्थिति में डेल्टा बराबर डेल्टा एम और आई बराबर आई डैश, आर बराबर आर डैश, कह के चुपचाप धीरे से आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा लेकिन ये बराबर कैसे होगा, इसको तो भी हम सोच सकते हैं, दिमाग में बात उठती होगी ना, यार कैसे बराबर होगा, हमको तो नहीं समझ में आ रहा कि बराबर होगा। तो ध्यान से देखो कैसे बराबर होगा। हाँ, यही कोण आपका डेल्टा बन रहा है, और ये कोण बन कहाँ रहा है पी क्यू आर एस, इन दोनों को पीछे बढ़ाने पर बन रहा है। तो थोड़ी देर के लिए ये हमारा पथ है पी क्यू,
ये अभिलंब के साथ आई एंगल पर आपतित हो रहा है और ये अभिलंब के साथ क्या हो रहा है, आई डैश एंगल पर आपतित हो रहा है और इसके बीच कोण बन रहा है डेल्टा। अगर ये डेल्टा क्या हो जाए, हमारा स्मॉल एंगल हो जाए और थोड़ी देर के लिए अगर हम इसका पथ बदल दें, यानी प्रकाश किरण इधर से जा रहा था, अब इधर से हमारा मन नहीं कर रहा ले जाने का, तो हम अगर इधर से लेके जाए तब क्या होगा, तो हम प्रकाश किरण को इधर से लेके जाते हैं। तो प्रकाश किरण को इधर से ले गए, ये इस तरीके से गई, यानी इसका मार्ग बदल दे रहे हैं, इधर से गई है तो हम इधर से लेके चले जा रहे हैं। तो अब जब इधर से लेने जाएंगे, इधर से लेकर जाएंगे तो प्रिज्मवा तो यही है, प्रिज्मवा तो नहीं बदलने वाला ना, प्रिज्म नहीं बदल रहा और जो इसका किसी भी प्रिज्म का विचलन कोण भी नहीं बदलता है। यानी एक ही एंगल पर अगर हम प्रकाश किरण, मान लो यहाँ से अगर हम 45 डिग्री पर या 60 डिग्री पर डाल रहे हैं तो जो अपवर्तन हमको मिल रहा है यानी विचलन कोण मिल रहा है, वही विचलन कोण अगर इधर से भी हम 45 अंश पे प्रकाश किरण डालेंगे तो भी वही उतना विचलन कोण मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा ना। तो यहाँ पे विचलन कोण का मान काफी न्यूनतम ले लिया गया है। तो ये प्रकाश किरण क्या कर रहा है, अगर हम पलट देते हैं तो ये डेल्टा यहाँ पर बनेगा, ये डेल्टा यहाँ पर बन जाएगा और ये डेल्टा जब यहाँ पर बन जाएगा तो अगर ये डेल्टा और ये डेल्टा डैश, ठीक है भाई, दूसरी बार इसको मान लेते हैं डेल्टा डैश बन रहा, तो डेल्टा और डेल्टा डैश अगर आपस में बराबर हो रहे हैं तो ये तभी संभव है जब आपस में आई और आई डैश बराबर होंगे। क्या होंगे? जब आपस में आई और आई डैश बराबर होंगे तभी ये डेल्टा और डेल्टा डैश बराबर होंगे। अब डेल्टा और डेल्टा डैश कैसे बराबर हो गए, ये देखो ध्यान से देखो, दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, तो जब दोनों आपस में बराबर हो गए डेल्टा और डेल्टा डैश तो हमारे आई और आई डैश भी बराबर हो गए। तो जब आई और आई डैश बराबर हो गए तो ये तो भैया उन्हीं के प्रोडक्ट है, ये तो उन्हीं के नाती पोता अपने आप बराबर हो गए। आर और आर डैश क्या हो गया, अपने आप बराबर हो गया। ठीक है, तो चलिए अब समझ में आ गई चीजें। अब यूज करते हैं, क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो आई और आई डैश की जगह हम क्या लिख दें, दोनों आपस में बराबर है तो आई डैश की जगह आई लिखोगे, कितना हो जाएगा 2i, यहाँ कितना हो जाएगा 2r। तो समीकरण 1 से क्या मिलेगा हमको, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से क्या मिला, डेल्टा इजकल टू 2i माइनस 2r। मिला कि नहीं मिला? हाँ मिला। आगे बढ़ो, यहां से देखो 180 180, दाहिना पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष अपने आप बराबर होगा। ठीक है, तो बायां पक्ष को हम बराबर कर देते हैं। अच्छा यहां लिख दें, दिखाई दे रहा कि नहीं दिखाई दे रहा, नीचे दिखाई दे रहा ना, हाँ दिखाई दे रहा होगा। तो समीकरण 2 और 3 से इसका देखो, दायां पक्ष दोनों का बराबर है तो बायां पक्ष दाहिना बराबर है तो बायां भी बराबर हो जाएगा। ठीक है, इतना ना, वो से वो सॉरी यार ये तो ए है, ध्यान देना भैया काटते समय, खुशी के मारा किसी और को ना काट देना, वो से ओ ही कटा। तो कोण ए बराबर कितना मिल गया, आर प्लस आर डैश, और आर डैश दोनों बराबर हैं तो कोण ए बराबर कितना मिल गया 2r। कोण ए बराबर कितना मिल गया 2r। ठीक है, तो कोण ए बराबर भी हमको मिल गया 2r। चलो तो यहां से देखो, यहां से 2r की जगह हम क्या लिख सकते हैं, a, तो लिख लेते हैं। तो डेल्टा इजकल टू कितना मिल गया 2i माइनस का a। तो ये माइनस से इसको ले आते हैं इधर, इनकी पार्टी बदल देते हैं, यानी इसको जो है भाजपा से सपा में भेज देते हैं। ठीक है, भाजपा से सपा में भेज देते हैं तो चिन्ह में, यानी कमल चिन्ह था आप साइकिल चिन्ह हो जाएगा, यानी चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ माइनस था इधर आएगा प्लस हो जाएगा। तो 2i बराबर कितना हो गया, डेल्टा प्लस a। तो i बराबर कितना हो गया, a प्लस डेल्टा बाई 2। और हाँ, न्यूनतम विचलन की स्थिति में ये आपका डेल्टा कहाँ चला जा रहा है, डेल्टा बराबर क्या हो जा रहा है, डेल्टा m, तो यानी यहाँ साथ साथ m और ले लेते हैं। ठीक है, m, तो i बराबर मिल गया। दूसरा काम यहां से निकाल लो भाई, r बराबर, तो यहां से आपको अच्छा नीचे दिख रहा कि नहीं, हम जरा देख लेते हैं, दिख रहा है। ठीक है, तो यहां से आपका r बराबर क्या मिलेगा, स्मॉल r बराबर आपको मिल जाएगा a/2, a/2। ठीक है, अब यहां पे लगाओ स्नेल का नियम। तो स्नेल के नियम से क्या हो जा रहा है,
स्नेल के नियम से यदि प्रिज्म का अपवर्तनांक कितना हो, म्यू हो, क्या हो, म्यू हो, यदि प्रिज्म का अपवर्तनांक, बहुत ध्यान से समझो भैया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अपवर्तनांक म्यू हो तो स्नेल के नियम से म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन आई और बटे में साइन आर। हाँ भाई म्यू क्या है, अपवर्तनांक है, और अपवर्तनांक हम लोग नॉर्मली एन लेते थे ना, तो यहाँ पे एन की जगह हमने म्यू ले लिया क्योंकि यहाँ प्रिज्म है। ठीक है, यहाँ पे क्या हमारा प्रिज्म है, तो हम अपवर्तनांक अपनी इच्छा के अनुसार मान लिए। तो जब आपका अपवर्तनांक म्यू है तो म्यू बराबर क्या हो गया, साइन आई बटे साइन आर। ये है स्नेल का नियम, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते, ये स्नेल भाई साहब ने दिया है तो उसको ऐसे रख लो। अरे जैसे गांव में एक पुरानी कहावत है ना, दान के बछिया के दांत ना गिने के चाहिए, तेनी जोन चीज़ फ्री में मिले थे रख ले। तो यहाँ पे म्यू इक्वल टू क्या हो गया, साइन आई बटे साइन आर। अब आई और आर का मान कहीं निकाला गया होगा प्यार से, यहाँ पे देखो आई बराबर निकाला गया है, यहाँ पे देखो आर बराबर निकाला गया है। दोनों मान धीरे से ले जाके उसमें रख दो बिना हल्ला गुल्ला किए हुए। तो म्यू बराबर क्या मिल गया, साइन आई की जगह क्या रखोगे, ए प्लस डेल्टा एम बाई टू, ए प्लस डेल्टा एम बटे 2 बटे साइन आर, आर की जगह क्या रखोगे, ए बाई 2, साइन ए बाई 2। भैया जो हमको प्रूफ करना था वो हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, अब काम आपका है, यहाँ तक अच्छे से कॉपी पेन उठा के एक एक चीज़ अच्छे से समझकर नोट डाउन कर लो, क्योंकि काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है और एग्ज़ाम में पूछता भी है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से वीडियो समझ में आया होगा। अब यार एक छोटा सा प्यारा सा लाइक तो बनता है, तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करो। हमारे आज की इस वीडियो का टारगेट है 200 लाइक, और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही घंटी का भी बटन दबा लें, जिससे हमारी आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। हालांकि इस समय यूट्यूब की कुछ टेक्निकल दिक्कत चल रही है, कभी नोटिफिकेशन आधा घंटा पहले भेज देता, कभी भेजबे नहीं करता, ये सारी दिक्कतें हर एक चैनल के साथ चल रही हैं। ठीक है, तो टाइमिंग तो आपको पता है कि डेली शाम के 6 बजे फिजिक्स की क्लासेस चलती हैं, तो आप डेली शाम के 6 बजे बिल्कुल तैयार रहा करिए। ठीक है, ओके, ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसके आगे के टॉपिक के साथ।